गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट किया था। इसमें हम लोगों ने डिफरेंशिएशन देखा था बिटवीन व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन एंड वी हैव आल्सो सीन कि इनको कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन or on the basis of the addition of hydrogen and similarly on the basis of addition or removal of the electrons. So let's go through that once again कि oxidation and reduction में differentiation कैसे कर सकते हैं हम लोग. So first of all oxidation is हाँ बोलो. अच्छा क्वेश्चन 45 दिए थे. अच्छा ठीक है, मैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद आते हैं क्वेश्चन में. ठीक है. सो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जो डिफरेंशिएशन देखा था उसमें ये था कि ऑक्सीडेशन में देयर वाज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर डी इलेक्ट्रोनेशन. ठीक है, डी इलेक्ट्रोनेशन भी बोला जा सकता है इसको क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं. सिमिलरली ऑक्सीडेशंस विल टेक प्लेस एट एनोड, ये हमेशा ऐसे ही होगा. एंड जो भी रिएक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व है explaining the number of electrons, they are known as anodic half cell or oxidative half cell. Similarly reduction के लिए हम लोग ने define किया था कि it is defined on the basis of the removal of oxygen, addition of hydrogen or either addition of electrons, right, or electron gains. Similarly reduction जो है वो cathode में होगा हमेशा ही. ठीक है, there is no such exceptions. And similarly the reactions which will mention the number of electron exchange in reduction is known as cathodic half cell or reductive half cell. ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कल देख लिया था. चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आप लोग बोल रहे थे क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 45. तो इसका आंसर देखते हैं. सी होगा बिल्कुल. किसी को डाउट है तो बताइए इसमें. डाउट है? अरे वाह, मतलब कैलकुलेशन मेरे से करवाओगे है नहीं. Sure. So the question states that the chlorine is prepared in laboratory by treating magnesium dioxide with aqueous hydrochloric acid according to this reaction. ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन हो रहा है. So the gram of HCl react with 5 gram of magnesium dioxide will be. ठीक है, इससे कितना रिएक्ट होगा वो हमें पता करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि हम यहाँ पे इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट यूज करें या फिर मोल कॉन्सेप्ट यूज करें. हम लोग दोनों यूज कर सकते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. ठीक है, क्योंकि हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है और हाँ ये बैलेंस है ना, हाँ ये बैलेंस है. तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमें मोल कॉन्सेप्ट यूज करके हम वी कैन फाइंड इट आउट कि कितना मास जो है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का लगेगा. दूसरा एक मेथड है कि आप इक्विवेलेंस इक्वेट कर सकते हो और इक्विवेलेंस जब इक्वेट करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि द इक्विवेलेंस ऑफ HCl शुड बी इक्वल टू द इक्विवेलेंस ऑफ MnO2. तो पहले तो इक्विवेलेंस निकालने के लिए वी शुड नो कि व्हाट इज द n फैक्टर ऑफ मैंगनीज इन दिस रिएक्शन. इसमें क्या है तो देखो यहाँ जैसे मैंगनीज जो है वो +4 से, ठीक है, मैंगनीज MnO2 में ये +2 में चला गया है, राइट. तो n फैक्टर जो होगा वो आपका हो जाएगा 2. ये किसका n फैक्टर बोल रहे हैं हम लोग? MnO2 का. ये 2 हो गया. ठीक है. सो अगर 5 ग्राम मैंगनीज डाइऑक्साइड हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं तो इसका इक्विवेलेंस निकाल लेते हैं. 5 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ MnO2 which is 55 plus 32 which will be I think 87 divided by 2. ये इक्विवेलेंस ऑफ MnO2 आ गया. ठीक है, और हमें क्या पता करना है? द ग्राम्स ऑफ HCl. तो ग्राम्स ऑफ HCl के लिए वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट के लिए n फैक्टर HCl का यूज करेंगे 1, है ना, विच इज 36.5 डिवाइडेड बाय 1. तो यहाँ से डायरेक्टली आपका वेट आ जाएगा. अदरवाइज जो मैंने आपको बोला वो मेथड भी आप यूज कर सकते हो विच इज मोल कॉन्सेप्ट. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड 5 ग्राम से, उसके बाद फिर HCl का कॉरस्पॉन्डिंगली निकाल लो.
यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 मोल ऑफ MnO2 रिएक्ट्स विद 4 मोल ऑफ HCl, तो इससे जितना वैल्यू आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाई 2 क्यों करेंगे, क्योंकि उसका एन फैक्टर तो 1 है ना HCl का। एक मिनट, मैं रिएक्शन में देख लेते हैं कि क्या करना है। HCl में चलो चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हो सकता है मैं भी गलत हूँ, क्योंकि यहाँ एसिड बेस रिएक्शन तो नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो क्लोरीन आपका जो है रिएक्शन में Cl माइनस लेफ्ट हैंड साइड से ये कन्वर्ट हो गया है Cl2, ठीक है। तो पहले तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, और यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन, हाँ बिल्कुल। तो Cl2 का एन फैक्टर 2 आएगा, लेकिन Cl का आपका एन फैक्टर जो है वो 1 ही आएगा, ठीक है। दैट विल बी 2/2 पर मोल डिफाइन करते हैं ना, एंड दैट विल बी 2, ठीक है। तो 1 ही लेकर के आ जाएगा इससे, ठीक है। अदरवाइज जैसे मैंने बोला मोल कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, इतना ज्यादा अगर नहीं सोचना है तो, कि क्या क्या आ रहा है इससे 4.2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, और मोल कॉन्सेप्ट से कितना आ रहा है वो चेक किया है, 8.4 आ रहा है मोल कॉन्सेप्ट से। तो आपका 5 ग्राम में मैंगनीज डाइऑक्साइड हो गया, मोल्स हो जाएगा इसका 5 डिवाइडेड बाई 87 है ना, मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 36.5, हाँ ये 8.4 आना चाहिए मोल कॉन्सेप्ट से तो। और बाकी आप फिर यहाँ पे HCl का एन फैक्टर 2 कैसे ले रहे हैं, एक मिनट, हाँ ओके। यहाँ पे ना इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं लगा सकते हैं, एक चीज़, अच्छा तभी ये शायद में भी ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा होगा शायद। चलो ये डिस्कस कर लेते हैं कि देखो यहाँ पे क्लोरीन जो है Cl माइनस जो है वो आपका दो फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, एक तो Cl माइनस में और एक Cl2 में विथ ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पे देखो है ना। तो आपका टोटल 4Cl माइनस जो है वो 2Cl माइनस यहाँ कन्वर्ट हो गया और एक यहाँ कन्वर्ट हो गया। ऐसे जब केसेस आते हैं ना, जब एक आपका स्पीसी जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इस स्पीसी का जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट एक में अनचेंज रह गया है और एक में चेंज हो गया है, ठीक है। तो वैसे केसेस में हम लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ना अप्लाई नहीं कर सकते हैं, राइट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, वो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, राइट, कि whenever a species among which some part of which remain unaffected and some part of which either oxidizes or reduces, then we cannot apply equivalence concept for such questions, okay। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो मूल कॉन्सेप्ट से ही आंसर सही आएगा हम लोग। मूल कॉन्सेप्ट का ऐसा कोई ड्रॉबैक नहीं है। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं रिडॉक्स में, थोड़ा और डिटेल में हम लोग जाएंगे इसमें, जब हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ रहे होंगे
तो उसमें जब हम लोग इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट करेंगे तो उसमें भी एक आध दो क्वेश्चंस मैं ऐसे डालूंगा जहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमेशा ये इसी ऐसे ही केसेस में होगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द ऑक्सीडेंट्स। ऑक्सीडेंट्स क्या हैं? ऑक्सीडेंट्स वैसे स्पीसीज होंगे जो कि दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहे होंगे, ठीक है। अगर वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर रहे होंगे, और इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर रहे होंगे तो दे विल बी रिड्यूस्ड देमसेल्फ, राइट। ऑक्सीडेंट्स, अगर ऑक्सीडेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होंगे तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, जैसे Fe2O3 और कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन है जहाँ पे Fe बन रहा है और CO2 बन रहा है, ठीक है। तो आयरन यहाँ पे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट जो था आयरन का वो +3 था, और यहाँ पे 0 हो गया। सिमिलरली कार्बन का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो ये +2 था और यहाँ पे +4 हो गया, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। सो अगर हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें कि कितना चेंज हुआ है या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें कि कैसे चेंज हुआ है, तो Fe2O3 का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया है, मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया है। दैट मीन्स कि इसमें रिडक्शन हुआ होगा, और क्योंकि ये रिड्यूस कर रहा है तो दिस इज गोइंग टू बी ऑक्सीडेंट। Fe2O3 हमारे लिए ऑक्सीडेंट है, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए रिडक्टेंट है। जो भी प्रॉपर्टी ऑक्सीडेंट की होगी बिल्कुल अपोजिट वैसे ही रिडक्टेंट की भी होगी, ठीक है। सो जैसे ऑक्सीडेंट का हम लोगों ने कह रहे थे कि हैज हायर ऑक्सीडेशन नंबर इन अ कॉन्जुगेट पेयर ऑफ द रिडक्शन। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि आयरन का यहाँ +3 है और यहाँ पे 0 हो गया, सो इट इज बीइंग रिड्यूस्ड इटसेल्फ, और ये खुद को रिड्यूस करके कार्बन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑक्सीडेंट। सिमिलरली इट शोज अ डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, देखो डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। सिमिलरली अगर रिडक्टेंट का डिफाइन करेंगे तो रिडक्टेंट वैसे सब्सटेंस होते हैं जो दूसरों को रिड्यूस कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिडक्टेंट, राइट। और क्या प्रॉपर्टीज है इसका? अगर दूसरों को रिड्यूस करेंगे इट मीन्स दे विल रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स दे करके ही या रिलीज करके ही दूसरों को रिड्यूस करेंगे, तो इसका मतलब है खुद ऑक्सीडाइज होने चाहिए, राइट। सो दे आर गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज देमसेल्फ, तो देखो खुद ही ऑक्सीडाइज हो गया, दूसरे को रिड्यूस कर दिया। Similarly, they will show an increase in the oxidation number during a redox change, ठीक है। तो ड्यूरिंग रिडॉक्स चेंज आप यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होते हुए देख सकते हो। सिमिलरली हैज अ लोअर ऑक्सीडेशन नंबर इन द कॉन्जुगेट पेयर ऑफ रिडॉक्स, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे, ठीक है, इस जगह। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने एक चीज बोला था कि रिडॉक्स जब भी हम लोग बोलते हैं तो दैट मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। सो whenever we are writing a complete reaction, ठीक है, once again I am repeating, whenever we are writing a complete reaction then reduction and oxidation will go simultaneously, right। हाफ सेल रिएक्शन लिख रहे हैं तो वो अलग बात है, एनोडिक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्टिव हाफ सेल में रिडक्शन होगा, या कैथोडिक हाफ सेल में रिडक्शन होगा। तो उस टाइम पे हम लोग ये नहीं देखेंगे कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होना चाहिए, दैट इज नॉट अ कंप्लीट सेल रिएक्शन, ठीक है, या फिर कंप्लीट रिएक्शन। सो फॉर अ कंप्लीट रिएक्शन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन विल गो साइमल्टेनियसली, ओके। अब ऑक्सीडेशन नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है, हम कैसे पता करेंगे कि कोई स्पीसी का ऑक्सीडेशन हुआ है या किसी स्पीसी का रिडक्शन हुआ है? तो ये मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर का मेथड, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग किसी भी सब्सटेंस के लिए ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे डिफाइन करेंगे कि अगर वो आयनिक होगा, अगर कंपाउंड आयनिक होगा तो द चार्ज ऑन द एटम या चार्ज ऑन द एलिमेंट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे NaCl, ठीक है। अब अगर NaCl लेते हैं हम लोग तो NaCl में आपका Na
+1 और Cl -1 होगा, राइट, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर। सिमिलरली अगर हम लोग कोई कोवलेंट कंपाउंड लेते हैं, मान लो कि हम लोगों ने एक कंपाउंड ले लिया CH4, ठीक है, तो CH4 में अगर हम लोग देखें, या CCl4 पहले देख लेते हैं, बाद में CH4 देखें, CCl4, so this is a covalent compound, right? So we say this statement कि oxidation number represents real charge in ionic compound, क्योंकि आप उसको आयंस में कन्वर्ट कर सकते हो या चेंज कर सकते हो या तोड़ सकते हो। However, in covalent compound it represents an imaginary charge। तो वो imaginary charge कैसे आता है कि अगर कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में हमें ऑक्सीडेशन नंबर किसी एटम या एलिमेंट का डिफाइन होता है इन कंबाइंड स्टेट, राइट, या फिर फ्री स्टेट में भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम कंबाइंड स्टेट में ही ऑक्सीडेशन नंबर किसी एटम का डिफाइन करते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि कार्बन 4 क्लोरीन से घिरा हुआ, ठीक है। सो इन कोवलेंट कंपाउंड्स वी विल एज्यूम कि दिस कोवलेंट कंपाउंड इज 100% आयनिक, अगर होता तो, ठीक है, अगर होता तो क्या होता, दैट्स द सिनेरियो, ओके। और यहाँ पे अगर हम लोग इसको ब्रेक करें, कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड को आयनिक मान के, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि हम लोग आयनिक मान करके इसको ब्रेक कर रहे हैं, राइट। तो इसको ब्रेक करने की वजह से, क्योंकि अगर हमने बोल दिया ना कि 100% आयनिक है, तो अगर 100% आयनिक है तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पर चार्ज आना चाहिए, या जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर्ड है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके पास जाना चाहिए, राइट। तो इसलिए इस पे -1 चार्ज आ जाएगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका +1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग दूसरा चेंज या दूसरा बॉन्ड जो है वो ब्रेक करते हैं, ये वाला, तो इसमें भी कोरस्पॉन्डिंगली इसमें क्लोरीन पे -1 चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे +1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। फिर सिमिलरली अगर हम लोग नेक्स्ट बॉन्ड अगर ब्रेक करते हैं, ये वाला बॉन्ड अगर ब्रेक कर देते हैं, तो इसमें क्लोरीन पे -1 चार्ज आएगा और इसमें कार्बन पे +1 चार्ज आएगा, ठीक है। और चौथा बॉन्ड भी अगर हम लोग ब्रेक कर दें तो फिर -1 चार्ज यहाँ पे और +1 चार्ज यहाँ पे। तो नेट आप ये देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है कार्बन का, ठीक है, +4 बोल सकते हैं, सबको ऐड कर दिया इन CCl4, और सिमिलरली ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का ये हो जाएगा आपका -1, ये कभी चेंज नहीं हो रहा है, राइट, ये हमेशा ऐसा ही है। सो हर बार हम लोग यही करेंगे कि अगर हम लोगों को कोवेलेंट कंपाउंड का निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का उस कंपाउंड में, तो हम लोग ये मान लेंगे कि वो कोवेलेंट कंपाउंड 100% आयनिक था, और उसके बाद फिर ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इसको और डिटेल में हम लोग देखेंगे जब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख रहे होंगे, तो ठीक है। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर कुछ है नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर रियलिटी में हम लोग आयनिक कंपाउंड्स के लिए डिफाइन करते हैं, लेकिन फिर हम लोगों ने वो थ्योरी जो है वो एक्स्ट्रापोलेट कर दी इन कोवेलेंट कंपाउंड्स आल्सो। सो हाउ इट इज डिफाइंड, बुकिश लैंग्वेज में देखो कैसा डिफाइन करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एलिमेंट ड्यूरिंग इट्स चेंज फ्रॉम द फ्री स्टेट, ठीक है, ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, राइट, कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड, राइट। और आइदर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि द एक्सटेंट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है।
इन द कंपाउंड, राइट। फ्री स्टेट से कंपाउंड में जाने के लिए उसने कितना इलेक्ट्रॉन लिया होगा या कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया होगा, दैट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होगा बिकॉज द चार्ज इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो फिर आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। जैसे देखो कि अगर सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म NaCl, राइट। तो यहाँ पे अगर आप NaCl का देखो ऑक्सीडेशन नंबर, सोडियम का देखोगे तो +1 आएगा और क्लोरीन का देखोगे तो -1 आएगा। दे आर 100% आयनिक, सो वी हैव नो इश्यूज, राइट। लेकिन सिमिलरली अगर आप क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखते हो तो क्लोरीन से ही जुड़ा हुआ है, राइट। अगर मैंने इसको मान लिया कि ये 100% आयनिक है और 100% आयनिक मान करके इसका बॉन्ड ब्रेक कर दिया, राइट, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ना इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, राइट। तो इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl और Cl इन Cl2 या क्लोरीन इन Cl2 विल बी 0, राइट। सो नॉर्मली यही होता है कि अगर कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में है या फिर प्योर कंबाइंड स्टेट में है, प्योर कंबाइंड स्टेट का मतलब जैसे H2 N2, राइट, F2 Cl2 Br2, राइट, ऐसे। तो अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, प्योर कंपाउंड्स, ठीक है, या प्योर मॉलिक्यूल्स, सो प्योर मॉलिक्यूल्स में या फिर फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आपका 0 होता है, राइट। सिमिलरली जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीजन का -2 हो गया, सोडियम का +1 हो गया अगर सोडियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है। सिमिलरली अगर सोडियम और सल्फर का रिएक्शन होता है तो दैट विल बी सोडियम +1 एंड सल्फर -2, राइट। तो ऑक्सीडेशन क्या बोल रहे हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज कौन कर रहा है, जो कैटायन में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमें हर केस में सोडियम लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना, ये देखो यहाँ पे इसने लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन। और हर केस में जो है आपका क्लोरीन या फिर जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, राइट। तो इस हिसाब से जो है हम लोग ये बोल सकते हैं कि रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें क्या होगा, इसमें जैसे NaCl, इस फर्स्ट वाले रिएक्शन में बताओ जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा। Cl होना चाहिए, नहीं तो Cl में मतलब कि आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज हो गया, तो वो खुद खुद रिड्यूस होकर के दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि जो क्लोरीन है वो आपका ऑक्सीडेंट है। सिमिलरली सोडियम जो है वो रिडक्टेंट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, देखो जैसे द टर्म ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द एडिशन, ओवरऑल ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है, विच इज सेम एज द प्रीवियस वन जो हम लोगों ने देखा था ऊपर क्लासिफिकेशन में, बस एक समरी वाइज पूरा एक साथ करके लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। सो द टर्म ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा या फिर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा होगा, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड जिस पे ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर हम लोग अगर ये देखते हैं कि रिडक्शन क्या होगा, तो रिडक्शन जो है वो होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, या तो आइदर ऑक्सीजन का रिमूवल होगा या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल होगा, ओके। या फिर बाद में तो बाकी डेफिनेशंस तो वैसे ही है कि द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर क्या डिनोट करता है, इट डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड ascertained according to the set of rules formulated on the basis that electron in a covalent belongs to entirely the more electronegative। जो अभी मैंने बोला वही स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि अल्टीमेटली अगर आपके पास कोई कोवलेंट कंपाउंड है तो उस कोवलेंट कंपाउंड में आप जो है पूरे का पूरे इलेक्ट्रॉन्स उसको दे दो। जैसे हम लोग H2SO4 का देखते हैं मान लो, तो H2SO4 का स्ट्रक्चर हम लोगों को पता है,
ये स्ट्रक्चर H2SO4, राइट। तो अगर मैं एक सिंगल बॉन्ड ब्रेक करता हूँ बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन, है ना, तो वी ऑल नो कि सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे -1 चार्ज आएगा और सल्फर पे +1 चार्ज आएगा। सिमिलरली अगर मैं ये बॉन्ड ब्रेक करता हूँ तो ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आएगा और इस पे +1 चार्ज आएगा। अगर मान लो दो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो दो बॉन्ड के कोरिस्पॉन्डिंग चार्ज भी जो है वो डबल हो जाएगा, जितने बॉन्ड ब्रेक करेंगे उतना चार्ज रखना पड़ेगा, ठीक है, -2 और यहाँ पे +2। सिमिलरली अगर हम लोग इसको ब्रेक करते हैं तो ये -2 और ये जा करके यहाँ +2। ओवरऑल आप देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का जो है वो +6 आ रहा है और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का हर केस में जो है वो -2 आ रहा है। हर केस में कैसे बोल पा रहा हूँ मैं, अभी हाइड्रोजन वाला तो बात किया ही नहीं, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अगर मैं ये सब बॉन्ड ब्रेक कर दूं तो हाइड्रोजन को +1 चार्ज मिलेगा और ऑक्सीजन को -1 चार्ज मिलेगा। तो टोटल चार्ज देख लो, वही चार्ज आ रहा है, -2 ऑक्सीजन के लिए और +1 हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके ब्रेक कर करके जो है हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मेथड। दूसरा मेथड जो है वो देख लेते हैं क्या है दूसरा मेथड, लेकिन उससे पहले आई गेस कि एक क्वेश्चन आया है कि सर ऑक्सीडेशन नंबर इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। someone new no oxidation state is not a theoretical concept, uh, it is a practical concept, ठीक है। क्योंकि आप आयनिक आयनिक देखो, आयनिक कंपाउंड के तो आप ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट तो बता ही सकते हो ना। जैसे मान लो कि AlCl3 है, AlCl3 में अगर मैं पूछूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट एल्युमिनियम का क्या है, क्लोरीन का क्या है, तो यू कैन नो, राइट, कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके, राइट। तो जो चार्ज है उस पे वो रियल चार्ज है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। रादर हम ये बोल सकते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड के लिए ना ऑक्सीडेशन स्टेट जो है या ऑक्सीडेशन नंबर वो थियोरेटिकल है, ऑलराइट। देखिए कुछ मेथड्स देखते हैं हाउ टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। जैसे देखो, जैसे मैंने बोला कि इन अनकंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इज 0, जैसे H2O2 P4, ठीक है, S8 Cl2 F2 Br2 हीलियम, इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये 0 है, क्योंकि क्लियरली यहाँ से ये दिख रहा है कि अगर P4 का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो सभी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, राइट। और यहाँ पे जो ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड क्रॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, ये ऊपर नीचे है, राइट। डोंट कंसिडर इट कि ये जुड़ा हुआ है, कोई एटम है यहाँ पे, कोई वहाँ पे कोई एटम नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये सब बॉन्ड अगर ब्रेक भी कर देते हैं, सारे बॉन्ड अगर ब्रेक भी कर देते हैं, मान लो सारे बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट हर बार 0 हो जाए फॉस्फोरस का, या सिमिलरली फॉर दैट ऑफ द ऑल मॉलिक्यूल्स। फिर नेक्स्ट है कि इन कंबाइंड स्टेट, ठीक है, ये फ्री स्टेट की बात थी, अगर कंबाइंड स्टेट में है तो इन कंबाइंड स्टेट fluorine will always have -1 oxidation state. Reason we all know, it is the highest electronegative element, ठीक है, इसीलिए ऑक्सीजन का भी -2 होगा, ठीक है, लेकिन कहाँ कहाँ नहीं होगा, पेरोक्साइड में नहीं होगा, H2O2 में। H2O2 का देखो स्ट्रक्चर हम लोगों को पता है, राइट। अब अगर हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करके देखते हैं उस कॉन्सेप्ट से, ठीक है, क्या होगा अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करें, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए इसको +1 चार्ज दे दिया, और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसको -1 चार्ज दिया, अभी एक ही बॉन्ड तोड़ा है इसीलिए।
फिर नेक्स्ट इधर भी वही काम कर देते हैं, +1 और यहाँ पे -1। लेकिन जब आप बीच का बॉन्ड ब्रेक कर रहे होगे जो परऑक्सी लिंकेज है, तो इसमें तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस थोड़ी है। तो अगर ये ब्रेक भी करोगे तो ये आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो कंट्रीब्यूशन है वो जीरो आएगा, राइट। तो अल्टीमेटली आप यहाँ देख सकते हो कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -1। कहाँ पे? पेरोक्साइड में। सो हमेशा यही होगा कि अगर पेरोक्सी लिंकेज है तो उस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 हो जाएगा, ठीक है। और अदरवाइज जैसे अगर मान लो सुपर ऑक्साइड आ गया, फॉर एग्जांपल KO2, ठीक है, तो KO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1/2, पेरोक्साइड में हमेशा -1/2 रहेगा। या फिर एक और केस है जब फ्लोरीन के साथ ऐड हो जाए, जैसे F2O, तो F2O में तो फ्लोरीन का हमेशा -1 रहेगा ना। तो अगर हम लोग F2O का स्ट्रक्चर बनाए, जैसे H2O का बनता है वैसे ही बनेगा। और अगर इसमें हम लोग बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं बिटवीन फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, तो फ्लोरीन का -1 चार्ज और ऑक्सीजन का +1 चार्ज, यहाँ पे अगर ब्रेक करते हैं तो ये -1 चार्ज और ये +1 चार्ज, राइट। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज +2, राइट। तो ये 3 केसेस ही हैं जिनके अलावा कंबाइंड स्टेट में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -2 होगा, राइट। हाँ, ऐसा तो मुझे कोई रीजन याद नहीं आ रहा है कि सुपर ऑक्साइड क्यों बोलते हैं, लेकिन इनकी सुपर ऑक्साइड की जो टेंडेंसी है ना, वो टेंडेंसी ऑक्सीडाइज करने की बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सुपर ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज होकर के पेरोक्साइड बनाता है, और पेरोक्साइड फिर ऑक्सीडाइज होकर के आपका ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे चलता है। सुपर ऑक्साइड जैसे ये KO2, राइट। इसमें KO2 में अगर मैं ब्रेक करता हूँ आयनिक बॉन्ड के तहत, तो आपका जो पोटेशियम है उसमें +1 और ऑक्सीजन O2 में -1 आएगा, राइट। K+2 तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि आपका जो पोटेशियम है वो ग्रुप 1 का है, तो ग्रुप 1 का हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, राइट, और ग्रुप 2 का +2 होगा। इस हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखो कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो यहाँ पे आपका -1/2 आएगा। अब किसको बोलेंगे आप सुपर ऑक्साइड, ये आपको पता करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे उसमें ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर -1/2 आया तब फिर उसको जाकर के सुपर ऑक्साइड बोलेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली मैं यही बता रहा था कि सुपर ऑक्साइड जो है, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा देखा गया है कि जो आपका लिथियम है और सोडियम है, तो लिथियम आपका ऑक्साइड बनाता है, सोडियम आपका पेरोक्साइड बनाता है Na2O2, और पोटाशियम के नीचे, पोटाशियम और पोटाशियम के नीचे पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये सब जो है वो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। इसका रीज़न हम लोग एस ब्लॉक जब पढ़ेंगे ना तब बताऊंगा मैं उसमें क्यों होता है ऐसा। नहीं, O2 तो ऑक्सीजन गैस है ना, O2 तो एक O2F2 पेरोक्साइड है, इसको हम लोग पेरोक्साइड ही बोलेंगे, लेकिन इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना ऑक्सीजन का वो +1 होगा, ठीक है। लेकिन बोल रहे हैं हम लोग पेरोक्साइड, पेरोक्साइड इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि परऑक्सी लिंकेज है, ठीक है। तो ये नाम जो रखा गया है ये ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे नहीं रखा गया है, ये किसी और चीज के बेसिस पे रखा गया है। सो दिस इज माय हाइपोथेसिस कि मतलब सुपर ऑक्साइड क्यों बोला जाता है, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ द हिस्ट्री की सुपर ऑक्साइड ही क्यों बोला, पता नहीं, किसी को नाम अच्छा लग गया हो, या फिर रमेश सुरेश भी रख सकते थे हालांकि, लेकिन नहीं रखते हैं तो क्या कर सकते हैं।
लेकिन हाँ सुपर ऑक्साइड की जो टेंडेंसी है वो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है, राइट, और ये आपका जो है वो ऑक्साइड बना देगा। तो सुपर ऑक्साइड पेरोक्साइड खुद में ही बहुत ही अनस्टेबल होता है बिकॉज ऑफ द पेरोक्सी लिंकेज। अब आप यही सोच लो कि सुपर ऑक्साइड कितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा, राइट, उसको जैसे ही मौका मिलेगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से तो वो तुरंत रिएक्ट करेगा और पेरोक्साइड बनाएगा, पेरोक्साइड फिर से रिएक्ट करेगा और ऑक्साइड बना देगा, ठीक है। हाँ अ, एक एग्जाम्पल है और कई एग्जाम्पल नहीं है, कार्बन सब ऑक्साइड का है एक एग्जाम्पल है बस, और नहीं है, मैं डिस्कस करूंगा अभी नीचे है वो एग्जाम्पल, ठीक है। बाकी एज सच किसी और के साथ सब ऑक्साइड जो है वो नहीं देखा गया है, कार्बन सब ऑक्साइड जो है वो देखा गया है, ठीक है। बाकी ये जो मेजरली है पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड से ही हम लोग डील करेंगे, और वो भी पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड तभी आएगा जब हम लोग एस ब्लॉक पढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं आएगा सुपर ऑक्साइड कहीं और, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने दो पॉइंट देखा। फर्स्ट पॉइंट क्या था इसमें कि भाई अगर हमारे पास कंबाइंड स्टेट हो तो फ्लोरीन को हमेशा -1 चार्ज देंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन का -2 देंगे एक्सेप्ट फॉर सुपर ऑक्साइड पेरोक्साइड और O2F2 या OF2, ठीक है, उसमें भी तो वो भी मेंशन कर ही देते हैं, क्यों छोड़ रहे हैं इसको, ठीक है। इन F2 O2 it is +1, as for chlorine it is always -1। ये भी लिख ही लेते हैं। तो ये चार एग्जांपल्स है जहाँ पे आपका ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होगा -2 के अलावा। फिर नेक्स्ट है हाइड्रोजन का, हम लोग अगर कहीं भी कंबाइंड स्टेट में देखें तो उसको +1 लेंगे एक्सेप्ट अगर वो मेटल के साथ लगा है, ठीक है। तो जैसे NaH CH2 या AlH3, इस केस में ये इसको हम लोग हाइड्राइड बोलते हैं, दीज आर मेटल हाइड्राइड्स, और इसमें मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, ओके। रीजन बीइंग इज कि मेटल विल ऑलवेज हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की नहीं होती, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है। इसलिए हम लोगों ने जब पीरियोडिसिटी पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है या फिर टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ आवर पीरियोडिक टेबल, तो ये सारे एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, एंड टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड जितने भी एलिमेंट्स हम लोगों ने देखा था दे वेर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी या इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर यही डिफाइन करता है कि वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, राइट। फिर जैसे मैंने बोला कि ग्रुप 1 एलिमेंट का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ग्रुप 2 का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है। और बाकी ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अकॉर्डिंग टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट ये जो है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। तो जैसे अगर बोरॉन फैमिली की बात करें तो बोरॉन फैमिली +3 भी शो कर सकता है और +1 भी शो कर सकता है, राइट। सिमिलरली कार्बन +4 भी शो कर सकता है, +2 भी शो कर सकता है, राइट। सिमिलरली फॉर नाइट्रोजन वो +3 भी शो कर सकता है और +5 भी शो कर सकता है, सिमिलरली -3 भी शो कर सकता है, राइट। तो वो कैसे पता करेंगे उसके लिए भी है आइडिया कि हम लोगों का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो किसी का नहीं मालूम है तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है किसी एलिमेंट का वो उसका ग्रुप नंबर हो सकता है, ठीक है, और वो भी बोह्स नोमेनक्लेचर वाला ग्रुप नंबर, ठीक है, IUPAC वाला नहीं, 1 to 18 वाला नहीं, 1 to 0 वाला, ठीक है, जो बोह्स नोमेनक्लेचर था 1A 2A 3A 4A, फिर ठीक 1B 3B 2B ऐसे वाला, राइट। तो वो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसका ग्रुप नंबर होगा। जैसे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की अगर हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन का +5 हो सकता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, और अगर मिनिमम बात करेंगे तो दैट विल बी ग्रुप नंबर -8 विच इज 5 - 8, राइट, विच इज -3। तो नाइट्रोजन को हम लोगों ने देखा है कि -3 से वो +5 तक एग्जिस्ट कर सकता है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग रेंज पता कर सकते हैं किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का कितना रेंज हो सकता है। बाय द वे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई कंपाउंड हम लोगों को मिला है द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट
ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज इक्वल टू जीरो, अगर वो न्यूट्रल है तब, ठीक है। अदरवाइज अगर चार्ज है उस कंपाउंड में तो दैट विल बी इक्वल टू द सम, दैट विल बी इक्वल टू द चार्ज ऑन द कंपाउंड। राइट, जैसे KMnO4 लेते हैं, तो KMnO4 में अगर हम लोग ये डिस्कस करें कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीशियम, मैंगनीज माय बैड, ठीक है, प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ये जीरो होना चाहिए क्योंकि द चार्ज ऑन द कंपाउंड इज जीरो। लेकिन अगर कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसमें चार्ज हो, जैसे C2O4 2 माइनस, तो C2O4 2 माइनस में हम लोग नेट चार्ज या फिर समेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इंडिविजुअल एटम शुड बी इक्वल टू द चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जैसे 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, दैट विल बी -2। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। मान लो कि हम लोगों को KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ठीक है, तो हम लोग ये गिवन 5 रूल्स यूज करेंगे और ये 5 रूल्स यूज करके हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं कैसे देखता हूँ इसको, ये देख लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अंडरलाइन है उसको छोड़ देते हैं, बाकी दोनों एलिमेंट को देखते हैं, क्या उसके बारे में हमें पता है कि एग्जैक्टली क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, आर वी श्योर अबाउट इट, ठीक है। तो पोटेशियम है, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होना चाहिए अगर कंबाइंड स्टेट में है तो, प्लस मैंगनीज का X ले लेते हैं। ऑक्सीजन का कंबाइंड स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट द सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड, आप भी मत सोचना कभी भी कि सुपर ऑक्साइड या पेरोक्साइड है कि नहीं है, ठीक है, वो खुद ब खुद आपका आएगा, कैसे आएगा वो हम लोग देखेंगे अभी कुछ देर में। तो ऑक्सीजन का 4 इंटू -2 कर देते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू 0, वेयर X इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज, तो यहाँ से X आ जाएगा आपका +7, ठीक है। तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका इसमें +7 है। ऑलराइट, सिमिलरली जैसे C2O4 2 माइनस का देख, अगर C2O4 2 माइनस का देख रहे हैं और इसमें कार्बन का निकाल रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दैट विल बी 2x प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -2, राइट। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा आपका +3, -2 + 8 6 डिवाइडेड बाई 2 +3, राइट। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +3 है। ओके, सिमिलरली आप ऐसे देखो कुछ एग्जांपल्स हैं, उस एग्जांपल्स के बेसिस पे हम लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है जो अंडरलाइन एलिमेंट्स हैं उनका निकालो, A से लेकर के L तक निकालो। अब पहले वाले का तो 4 होगा, सबका निकाल लो एक बार, एक ही बार डिस्कस करते हैं, है ना। जहां तक दिख रहा है वहां तक करो, आई थिंक A to P तक दिख रहा होगा। एक मिनट रुक जाओ, फिर डिस्कस करते हैं और लोगों को भी साथ आने देते हैं, ठीक है, उसके बाद तो करते हैं डिस्कस। आपका पूरा हो गया, P तक हो गया, वेरी गुड।
हो गया, चलो। फर्स्ट में कार्बन का कितना आ रहा है, +4, ठीक है। फिर नेक्स्ट में बी में +4, इसका मतलब है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। फिर मैंगनीज का कितना +7, अभी निकाला था हम लोग। सल्फर का, क्रोमियम का +6, इसमें क्रोमियम का 6 -3 +3, ये हम लोगों ने निकाल लिया था H2C2H4 2 माइनस का, इट इज एग्जैक्टली दैट इज द सेम थिंग। बोरॉन, बोरॉन का कितना आ रहा है, +3, +5 +4 देन +2, है ना। ऐसे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। और देखो इसमें, देखो इसमें आ रहा है कितना प्लस, अगर हम लोग मेथड +10 आ रहा है, नहीं इसमें अगर मेथड वाइज जाएंगे तो +10 आ रहा है, लेकिन द थिंग इज कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी क्रोमियम का कितना हो सकता है, ठीक है, +6 हो सकता है क्योंकि वो 6 ग्रुप पे लाई करता है, राइट, तो +6 ही होगा। इसका मतलब है कि इस कंपाउंड में कुछ गड़बड़ चल रहा है, और वो गड़बड़ क्या है, वो गड़बड़ है परऑक्सी लिंकेज का। ठीक है, हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में देखा था CrO5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब अगर इसके बेसिस पे अगर हम लोग चेक कर सकते हैं कि +6 आ रहा है कि नहीं, ये बॉन्ड ब्रेक करो, -+1 -1, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो -1 +1, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो -1 +1, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो -1 +1, और ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो -2 और +2। ठीक है, तो ओवरऑल अगर क्रोमियम का देखोगे तो +6 आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट, लेकिन आ रहा था +10, तो +10 आने पे कितना परऑक्सी लिंकेज जा रहा है, कितने का डिफरेंस है 6 और 10 में, 4 का डिफरेंस है, नहीं 4 के डिफरेंस में आपका एक परऑक्सी लिंकेज है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ सल्फर का कितना आ रहा है, अगर मेथड से कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, +8 आएगा ना, मेथड से कर रहे हैं तो, लेकिन इसका +6 ही हो सकता है क्योंकि सल्फर भी 6 ग्रुप पे लाई करता है। तो ये डिफरेंस देखो कितने का डिफरेंस है, +8 और +6 में कितना परऑक्सी लिंकेज होना चाहिए, एग्जैक्टली एक होना चाहिए, राइट, तो एक होता भी है, देखो मैंने तो बस मतलब एनालॉजी देखा है और मैं कुछ नहीं कह रहा, ये मेथड नहीं है, ये जस्ट एक एनालॉजी है, क्योंकि H2SO5 का स्ट्रक्चर हम लोगों को पता है केमिकल बॉन्डिंग में, और हम लोगों ने देखा था एक परऑक्सी लिंकेज होता है H2SO5। ठीक है, तो जो हमारा कैलकुलेटेड है थ्योरेटिकली, जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, और एग्जैक्ट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें अगर डिफरेंस आ जाएगा तो फिर देन आप ये सोचोगे कि परऑक्सी लिंकेज है कि नहीं।
ठीक है, द सेम गोज फॉर H2O2, राइट। H2O2 में भी अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो +2 आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो है एक ऑक्सीडेशन, एक परऑक्सी लिंकेज होगा, राइट। तो अगर ऐसा गड़बड़ है तो आप ये सोचना कि परऑक्सी लिंकेज है। जैसे आप Na2S2O3, इसमें बताओ सल्फर प्लस, और Na2S4O6 में +2.5, फिर HOCl में ऑक्सीजन का नहीं -2। देखो यहाँ पे जो हमारा फ्रैक्शन में आया है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका रीजन ये है कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकाल रहे होते हैं इस मेथड से, जो हमारे पास ये मेथड है, ये वाला मेथड, थर्ड वाला, ठीक है, जो ये 3 वाला मेथड है, उससे जब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे होते हैं तो ये एक एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट देता है सभी का एक ऑक्सीडेशन स्टेट एवरेज देगा। अगर हम लोग S4O6 2- का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सल्फर 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 सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, O- और O-, ठीक है। अब अगर इसमें हम लोग इंडिविजुअल सल्फर का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 0 और इस सल्फर का भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 0, राइट, क्योंकि ये सिमिलर एटम से कनेक्टेड। और इस सल्फर के लिए इसको ब्रेक करेंगे तो ये -2 +2 -2 +2 -1 +1, ठीक है। तो इस सल्फर का आ गया आपका +5, सिमिलरली इस सल्फर का भी आ जाएगा +5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 सल्फर है और टोटल चार्ज है हमारे पास +10, ठीक है। तो एक सल्फर का कितना होगा यूनिटरी मेथड से +2.5, है कि नहीं। तो ये मेथड जो है हमें एवरेज दे रहा है, टोटल एवरेज बता रहा है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है आपका U वाले का, Na2S4O6 का। Na यहाँ लग जाएगा ऑक्सीजन के पास, ठीक है, Na+ यहाँ रहेगा, है ना। मैं बस S4O6 2- का ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। तो कभी भी जब फ्रैक्शन आए आपका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप ये समझ जाना कि हमारे पास जो है वो एक एवरेज आया है, ठीक है। क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन 0.5 में थोड़ी दे सकते हो, या इलेक्ट्रॉन 0.5 में गेन या लॉस थोड़ी हो सकता है, राइट। इट इज समथिंग लाइक कि जैसे हम लोगों ने जब एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर से हम लोगों ने मास नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाला था, है ना। जैसे क्लोरीन में निकाला था हम लोगों ने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो क्लोरीन के हिसाब से अगर हम लोग जाएं तो 35.5 उसका मास होता है, एटॉमिक मास, और उसका एटॉमिक नंबर होता है 17। जब आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालोगे उसमें तो वो आएगा आपका 18.5, राइट। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि 0.5 न्यूट्रॉन है उसमें, राइट। तो हम लोगों के पास जो क्लोरीन का मास था वो क्या था, वो एक एवरेज मास था, राइट। क्योंकि क्लोरीन का जो आइसोटोप्स है उसके परसेंटेज अबंडेंस से हम लोगों ने उसका मास निकाला हुआ था। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है कि अगर आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आया तो इसका ये मतलब है, या फिर दिस इम्प्लाइज दैट कि वी आर टेकिंग द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ओके। इससे कोई चेंज नहीं होगा, दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज, राइट। इट इज जस्ट फॉर वन क्वेश्चन कि अगर मान लो कि क्वेश्चन में पूछा कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन Na2S4O6, ठीक है, इंडिविजुअली, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 2 सल्फर +5 में है और 2 सल्फर 0 में है ऑक्सीडेशन स्टेट।
फिर आ जाओ जैसे HOCl। अब अगर HOCl में अगर हम लोग आए तो ये कैसे एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है HO माइनस और Cl प्लस, ठीक है, इस तरीके से एग्जिस्ट करता है HO माइनस और Cl प्लस। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, इसलिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, राइट। और यहाँ से जब आप ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन करोगे तो -2 आएगा। कोई आउट हो तो बोलो। देखो कंपाउंड का फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये कहना गलत होगा कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कंपाउंड, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। तो आप चार्ज ऑन कंपाउंड बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बोल सकते, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट हम एक कंपाउंड के एक एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं, दैट्स इट। फिर जैसे देखो इसमें कार्बन का निकालना है, दिस इज कार्बन सब ऑक्साइड, ओके। कितना आ रहा है इसका 4/3 प्लस 4/3, राइट। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर भी फ्रैक्शन आया, तो क्या मतलब है इसका कि हम लोग एवरेज आउट कर रहे हैं चीजों। C3O2 का स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, ये स्ट्रक्चर है, राइट। अब मुझे ये बताओ कि कार्बन 1, कार्बन 2 और कार्बन 3, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन 1, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन 2 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन 3। बताओ, ब्रेक करो बॉन्ड और उसके उसके बेसिस में बताओ। बढ़िया, कार्बन 2 का 0, +2 है ना, कार्बन 1 का भी +2 और कार्बन 3 का भी +2। कैसे क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक कर दो, या -2, ये +2, यहाँ बॉन्ड ब्रेक किया -2 +2। बाकी कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो उससे कोई चार्ज जनरेट नहीं होगा, बिकॉज दे हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग ये कह सकते हैं कि 3 कार्बन में टोटल +4 चार्ज है, +4 चार्ज है, तो एक कार्बन पे +4/3 आ गया, दैट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट वाले में बताओ Fe2 +3, इसमें प्लस बस +4 आ रहा है, नहीं आई डोंट थिंक सो, 8/3 हाँ, 8/3 आया, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर फ्रैक्शन आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि Fe3O4 में भी हम लोग एवरेज आउट कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। और Fe3O4 का जो एग्जिस्टेंस होता है वो एग्जिस्टेंस होता है एज it exists as FeO dot Fe2O3, ठीक है, इस फॉर्म में रहता है FeO और Fe2O3 ये फॉर्म। इसमें इंडिविजुअल आयरन के अगर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बोले तो ये +2 है और ये +3। हाँ बोलो क्या डाउट है। एग्जैक्टली इंडिविजुअल एकदम एग्जैक्टली अलग अलग आएगा, तो जब भी फ्रैक्शन में आए तो ये मत समझ लीजिए कि ये इंडिविजुअल का है, ये एवरेज आउट करना पड़ता है हम लोग, फ्रैक्शन का यही मतलब, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शंस, ओके। सो रिडॉक्स रिएक्शंस जो है या फिर कोई भी रिएक्शन जो है वो
रिडॉक्स रिएक्शंस हमारा 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है. एंड इफ समवन आस्क यू कि इज एवरी रिएक्शन अ रिडॉक्स रिएक्शन, सो द आंसर वुड बी नो. एवरी रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन. ओके, क्योंकि जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख लो, HCl और NaOH का रिएक्शन कराएंगे तो वो NaCl और H2O बनाएगा. इसमें कहीं भी रिडक्शन या ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है. ठीक है. सो ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑल एसिड बेसिस रिएक्शन आर नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस. Okay, this is one of the example of a non-redox reactions. But anyway, so the first classification is a combination reaction. Combination reaction का मतलब क्या है कि combination reaction में दो एलिमेंट या फिर दो कंपाउंड जो है वो मिल करके एक कोई कंपाउंड आपको देंगे. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल ऑल कंबशन रिएक्शन आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है. ऑल कंबशन रिएक्शन आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन. जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया. ठीक है. मैग्नीशियम नाइट्रोजन, मैग्नीशियम नाइट्राइड बन गया. ठीक है. मीथेन और ऑक्सीजन, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बन गया. राइट. सो दे आर कंबाइनिंग विथ वन अनदर. So two elements are combining to give one element या one compound. ठीक है. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखिए, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ दैट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है. तो अगर यहाँ पे कुछ ब्रेक होता है तो ब्रेक होने के वजह से एक कंपाउंड एक से ज़्यादा कंपाउंड या एलिमेंट्स में ब्रेक हो सकता है. जैसे H2O को अगर हम लोग हीट कर दें या इलेक्ट्रोलाइसिस करें H2O का, राइट, इम्प्योर वाटर का, तो ये H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना. देखो, अगर इसका अपोजिट रिएक्शन होता तो दैट वुड हैव बीन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिकॉज दिस इज अ कंबशन रिएक्शन, H2 और O2. सिमिलरली सोडियम हाइड्राइड अगर है तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो ये सोडियम और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट. सिमिलरली अगर KClO3 को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो KClO3 को ब्रेक करने पे ये KCl और O2 में कन्वर्ट हो जा रहा है, राइट. इसमें देखो ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या चेंज आया है. अगर ऊपर वाले में देखेंगे तो सोडियम +1 से 0 चला गया, दैट मीन्स रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन -1 से 0 चला गया, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है. सिमिलरली KClO3 में देखो, KClO3 में भी क्लोरीन +5 से -1 जा रहा है और ऑक्सीजन -2 से 0 आ रहा है. ठीक है. तो इसलिए दिस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इनको हम लोग जो है वो इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स भी बोल सकते हैं. आपके पैकेज में एक्सरसाइज 1 में है इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स. इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स का मतलब है कि मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, किसी एक कंपाउंड में एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक कंपाउंड का या एक एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है. ठीक है. तो दो अलग अलग कंपोनेंट है, एक ही कंपाउंड के दो अलग अलग कंपोनेंट, उनका उनमें से एक का ऑक्सीडेशन होगा और एक का रिडक्शन होगा. जैसे कि KClO3 में हो रहा है. ठीक है. KClO3 में क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट. तो एक ही कंपाउंड के दो एलिमेंट है या दो स्पीसीज हैं या दो कंपोनेंट हैं जिनमें से एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक का रिडक्शन हो रहा है, राइट. सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस. समन्यु कह रहे हैं कि सर कैन यू शो वंस हाउ एसिड बेस रिएक्शंस आर नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस, दैट व्हाट हैपेंस देयर. ओके. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि क्या रिडॉक्स रिएक्शन होगा कि नहीं होगा. तो जैसे देख लो, एक एग्जांपल देख लेते हैं. इसमें आप बता दें कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है क्या. जैसे अगर मान लो H2SO4 इसको रिएक्ट करवा रहे हैं NaOH से to give Na2SO4 plus 2H2O. इसमें अगर हम लोग अब इंडिविजुअल एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो देखो, हाइड्रोजन का +1, सल्फर का +6, ऑक्सीजन का -2, सोडियम का +1, ऑक्सीजन का -2,
हाइड्रोजन का +1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे सोडियम का +1, सल्फर का +6, ऑक्सीजन का -2, यहाँ हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। देख लो खुद से, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई दिक्कत आ रही है तो कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। तो इसमें कोई ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा है, किसी का रिडक्शन हो रहा है या किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या? समझिए, नहीं नहीं हो रहा है ना एकदम, हाँ तो नहीं हो रहा तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो। नेक्स्ट देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहा है। जैसे YZ एक कंपाउंड है, इसमें हम लोगों ने X डाला तो X ने Y को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एन आयन or an atom in a compound is replaced by an ion or an atom of the another element. Okay, so displacement reaction fits into two categories. One is metal displacement and another one is non-metal displacement. तो देखो जैसे metal displacement क्या होता है, metal displacement में metals will be involved as the name suggests, ठीक है, कोई मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं है। And non-metal displacement में non-metals will be involved. Okay, so if metal is replacing then that is a metal displacement. जैसे CuSO4 और जिंक का अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर और जिंक सल्फेट बनेगा, ठीक है। तो जिंक इज रिप्लेसिंग कॉपर, दैट्स व्हाई इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिमिलरली अगर वैनेडियम ऑक्साइड और कैल्शियम में देखें तो कैल्शियम रिप्लेस कर रहा है वैनेडियम को, ठीक है। फिर TiCl4 और Mg का अगर रिएक्शन करवाते हैं तो जो Ti है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय Mg। सिमिलरली Cr2O3 क्रोमियम जो है एल्युमिनियम क्रोमियम को रिप्लेस कर रहा है, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। So in each case the reducing metal is a better reducing agent than the one that is being reduced, which evidently shows more capability to lose electron as compared to the one that is reduced, ठीक है। तो इसका कहने का यही मतलब है कि यहाँ पे अब जिंक देखो, जिंक और कॉपर में से अगर मैं बोलूँ कि इस रिएक्शन में द फर्स्ट रिएक्शन which species is oxidant, and which species is reductant? बताइए, ऑक्सीडेंट क्या है पहले रिएक्शन में? CuSO4, ठीक है। या फिर हम लोग यू ऐसा भी कह सकते हैं कि CuSO4 में भी कॉपर +2 है रिडक्टेंट, या कॉपर है, ठीक है, सॉरी ऑक्सीडेंट। और रिडक्टेंट कौन सा हो जाएगा आपका? जिंक, जिंक आपका रिडक्टेंट, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का जो नीचे स्टेटमेंट लिखा है, इस स्टेटमेंट का ये कहना है कि कॉपर की या जिंक का इलेक्ट्रॉन लूज करना और कॉपर का इलेक्ट्रॉन गेन करना, यही रिएक्शन तो हुआ है अल्टीमेटली। बाकी सबका ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम है, कॉपर का रिडक्शन हो गया, राइट। सो इट इज सेइंग दैट कि the reducing metal is a better reducing agent than the one that is being reduced, right? So हम लोग ये कह रहे हैं कि कॉपर और जिंक में से जिंक इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, देन कॉपर, राइट। और साथ में which evidently shows more capability to lose electron as compared to the one that is being reduced. तो जिंक से जिंक +2 जाने की टेंडेंसी ज्यादा है इस रिएक्शन से, तो यही पता चलता है कि जिंक से
जिंक प्लस 2 जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए रिएक्शन हो रहा है। एंड सिमिलरली कॉपर प्लस 2 से कॉपर बनने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए इसका रिडक्शन हो रहा है, राइट। तो इस बेसिस पे हम लोग ये बात कह रहे हैं कि कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, जो जिसको रिप्लेस कर देगा दैट विल बी द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे जिंक इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन कॉपर। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि कैल्शियम इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन वैनेडियम, मैग्नीशियम इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन टाइटेनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन क्रोमियम। ओके, नॉन मेटल का देखिए, नॉन मेटल का जैसे मैंने बोला कि नॉन मेटल विल बी इन्वॉल्व, ठीक है, जो डिस्प्लेस हो रहा है उसमें से एक एलिमेंट नॉन मेटल होगा, राइट। जैसे ऑल अल्काली मेटल्स एंड सम अल्कलाइन अर्थ मेटल, फॉर एग्जांपल कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, विच आर वेरी गुड रिडक्टेंट, ठीक है, दूसरों को रिड्यूस करते हैं, राइट, विच इज रिड्यूसिंग एजेंट। So they are a very good reducing agent and will displace hydrogen from cold water. तो ये cold water से भी रिएक्शन शो कर देते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? ऑल अल्काली मेटल्स, मतलब लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, सीजियम, रुबिडियम, ये सारे कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अल्कालाइन अर्थ मेटल में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ये सब भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो सोडियम और वाटर का रिएक्शन अगर करवाया हम लोगों ने तो NaOH बना और H2 लिबरेट हो गया, राइट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। ये किस में कन्वर्ट हो गया? सोडियम 0 से सोडियम +1 में आ गया, ठीक है, सोडियम 0 से सोडियम +1। सिमिलरली हाइड्रोजन का भी देख सकते हैं हम लोग, हाइड्रोजन +1 से 0 में भी कन्वर्ट हो रहा है, राइट। सिमिलरली नीचे वाला में भी देख सकते हैं हम लोग कि कैल्शियम ऑक्सीडाइज हो रहा है और हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है, राइट। तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि सोडियम एंड कैल्शियम आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन हाइड्रोजन, राइट। सो दैट्स व्हाई दे आर रिड्यूसिंग अदर्स एंड ऑक्सीडाइजिंग देमसेल्व्स। हाँ हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। हाँ नहीं, अगर डिस्प्लेस कर दे रहा है उसको तो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, अगर डिस्प्लेस नहीं कर पाता तो कंपेयर नहीं कर, ठीक है। जैसे कि आप ये देख सकते हो कि द अपोजिट ऑफ द रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, द अपोजिट ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो हम लोग तो ये कह सकते हैं ना कि इफ द अपोजिट इज नॉट पॉसिबल देन वी कैन से कि सोडियम इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि सोडियम ने तो रिड्यूस कर दिया लेकिन खुद रिड्यूस नहीं हो रहा है अब रिड्यूस होने के बाद, अदरवाइज हाइड्रोजन उसको रिड्यूस कर देता, राइट। फिर जैसे लेस एक्टिव मेटल्स सच एज मैग्नीशियम एंड आयरन, दे रिएक्ट विद स्टीम, कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता मैग्नीशियम, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बेरिलियम भी, ठीक है। तो बेरिलियम या कैल्शियम जो है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, कैल्शियम आपका हॉट वाटर से रिएक्ट कर सकता है, सिमिलरली कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर सकता है। सिमिलरली मैग्नीशियम की भी यही हालत है कि मैग्नीशियम जो है वो आपका हॉट वाटर से ही रिएक्ट करेगा या स्टीम से ही रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि मैग्नीशियम जो है वो रिड्यूस कर पा रहा है, सिमिलरली आयरन भी जो है वो रिड्यूस कर पा रहा है। दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो भी येलो में जो पेंटेड है दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। Many metals, including those which do not react with cold water, are capable of displacing hydrogen from acids. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैग्नीशियम और आयरन जो है वो लेस रिएक्टिव है,
क्योंकि वो स्टीम से ही रिएक्ट कर पा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें रीजन यही होता है कि मैग्नीशियम जो है अपना एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, राइट। और सिमिलरली बेरिलियम भी है जो है, वो बेरिलियम को अगर हम लोग हॉट वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो वो भी एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा और वो फिर फर्दर रिएक्ट नहीं होगा। इट इज समथिंग लाइक जैसे एल्युमिनियम के कंटेनर में बोला जाता है ना कि खाना नहीं बनाना चाहिए या फिर कुकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें एल्युमिनियम जब रस्ट होता है तो वो रस्टिंग का एक लेयर आ जाता है, राइट, जो फिर बाद में निकलना मुश्किल है उसका। ओके, तो फर्दर वो फिर रिएक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए एल्युमिनियम के कंटेनर जो है वो ज़्यादा दिन तक चलते हैं, दे आर ड्यूरेबल। ओके, सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो है एक लेयर बनेगा या फिर बेरिलियम ऑक्साइड का एक लेयर बनेगा, सिमिलरली आयरन ऑक्साइड का भी एक लेयर बनेगा जो कि रिएक्ट नहीं करेगा फर्दर, इसीलिए वो जो है स्टीम से रिएक्ट करते हैं ना कि कोल्ड वाटर से। सो मैग्नीशियम और आयरन की भी टेंडेंसी होगी कि वो अगर एसिड से रिएक्ट करे तो H2 प्रोड्यूस हो जाए, राइट। सो इफ अ मेटल रिएक्ट्स विद एसिड H2 गैस विल बी प्रोड्यूस, देख सकते हो आप मैग्नीशियम आयरन भी रिएक्ट कर रहा है, राइट। अब जो रिड्यूसिंग नेचर है, वो रिड्यूसिंग नेचर ये देखा गया कि जिंक, कॉपर और सिल्वर ये इस तरीके का रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर जिंक का है, फिर कॉपर का है, फिर सिल्वर का है। तभी जाकर के जिंक जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर पा रहा था, दैट वाज द रीजन, क्योंकि जिंक इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, फिर द पावर ऑफ द एलिमेंट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन। ठीक है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है वो रिड्यूस होते जाएगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में फ्लोरीन इज द मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, F2Cl2 Br2I2। इसमें ये इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मैं क्लोरीन लूं तो वो ब्रोमीन को जो है वो रिप्लेस कर पाएगा। ठीक है, तो द पावर ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन, नीचे जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो नीचे जाने पे रिड्यूस होगी। तो Cl2 ब्रोमीन को रिप्लेस कर पा रहा है, सिमिलरली क्लोरीन जो है वो आयोडीन को भी रिप्लेस कर पा रहा है। तो इसका ये मतलब है कि फ्लोरीन जो है वो सबको रिप्लेस कर सकता है, क्लोरीन को भी, ब्रोमीन को भी, आयोडीन को भी, राइट। सिमिलरली क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन आयोडीन दोनों को कर सकता है, ब्रोमीन सिर्फ आयोडीन को कर सकता है रिप्लेस। Next and the last category of the redox reaction is disproportionation reaction. डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि एक कंपाउंड का एक एलिमेंट ऑक्सीडेशन भी शो करेगा और रिडक्शन भी शो करेगा, तब उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे H2O2 में देखो, H2O2 अगर डिस्प्रोपोर्शनेट होता है तो इट कन्वर्ट्स इनटू H2O एंड O2, राइट। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और ऑक्सीजन -1 से -2 भी जा रहा है और 0 भी जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली जैसे देखो फॉस्फोरस P4 भी जो है वो 0 से -3 भी जा रहा है और +1 भी जा रहा है, H2PO2 माइनस। सल्फर को देखो, जैसे सल्फर S8 0 से 4S2 माइनस और +2 में भी जा रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली क्लोरीन का भी वही है हाल, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, राइट। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि हाउ आर वी गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एंड इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स। क्या डिफरेंस है दोनों में? एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स का।
KClO3। ठीक है, ये इंट्रामोलिकुलर का रिएक्शन है। अब आप इसमें डिफरेंस बता सकते हो कि डिस्प्रोपोर्शनेशन और इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स में क्या डिफरेंस, सोचो थोड़ा सा। एग्जैक्टली, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो डिस्प्रोपोर्शनेशन और इंट्रामोलिकुलर को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं हम लोग ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि डिस्प्रोपोर्शनेशन में एक एलिमेंट, एक कंपाउंड का एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, लेकिन इंट्रामोलिकुलर में एक कंपाउंड के दो एलिमेंट में से एक एलिमेंट ऑक्सीडेशन शो करेगा और एक एलिमेंट रिडक्शन शो करेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट कर पाए। अब नेक्स्ट आते हैं कि एन फैक्टर फॉर डिस्प्रोपोर्शनेशन स्पीसीज, जिसका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है उसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो उसका एन फैक्टर निकालने का एक तरीका है कि विच इज n1 n2 n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, ये इसका एन फैक्टर बताएगा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं H2O2 का अगर निकालना है एन फैक्टर, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले n1 निकालना पड़ेगा। n1 मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन एनोडिक हाफ सेल, और फिर n2 निकालना पड़ेगा विच इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन कैथोडिक हाफ सेल, वहां से हमें एन फैक्टर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो कि क्या हो रहा है इसमें, एन फैक्टर में कैसे ये फॉर्मूला आ रहा है, हाउ आर वी गेटिंग दिस फॉर्मूला। तो सपोज कि हमारे पास एक एलिमेंट है m, जो कि m प्लस n1 में कन्वर्ट हो रहा है और m माइनस n2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इन दोनों में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, अब अगर मुझे इसका एन फैक्टर निकालना हो, तो एन फैक्टर निकालने के लिए आई वुड राइट एनोडिक हाफ सेल। एनोडिक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होना चाहिए। और एक लिख सकते हैं हम लोग कैथोडिक हाफ सेल। कैथोडिक हाफ सेल में रिडक्शन होना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं कि इन दोनों रिएक्शन को मैं ऐड कर दे रहा हूं, रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2, लेकिन ऐसे ही ऐड नहीं करेंगे, मैं ऐड कर रहा हूं बाय मेकिंग श्योर कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल इन बोथ साइड्स। ठीक है, इसको इक्वेट करके मैं ऐड कर दूंगा ताकि मुझे कंप्लीट सेल रिएक्शन में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना दिखे। ठीक है, तो मैं रिएक्शन 1 को हाँ n2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और रिएक्शन 2 को n1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी खत्म। ठीक है, फाइनली एट द एंड we'll have n1 plus n2m
giving N2 into M plus N1. Plus N1 M into minus M2. ये यार देखो N2 into M plus N1 and N1 into M minus N2. अब ये जो कंप्लीट सेल रिएक्शन हम लोगों ने लिखा है, दिस इज अ कंप्लीट सेल रिएक्शन. इस कंप्लीट सेल रिएक्शन में कोई मुझे बता सकता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हुआ है? देखो मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि कंप्लीट सेल लिखने के लिए मैंने कितना इलेक्ट्रॉन का यूज किया है. नहीं, N1 इंटू N2, N1 प्लस N2 नहीं है कि नहीं, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना N1 N2 तो, राइट. चलो और आसानी के लिए क्या कर देते हैं, इसमें लिख ही देते हैं कि प्लस N1 N2 इलेक्ट्रॉन और इधर भी प्लस N1 N2 इलेक्ट्रॉन, राइट. तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंजेस N1 N2 N1 N2, इतना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ. ओके तो अब अगर हम इसमें n फैक्टर लिखें, हर एक स्पीसीज का, तो m का देखो क्या लिखेंगे, n फैक्टर कैसे डिफाइन करते थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर मोल. N1 प्लस N2 मोल से N1 N2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ, तो 1 मोल से N1 N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2. सिमिलरली ये इसके लिए है, इसके लिए हो जाएगा N1 N2 डिवाइडेड बाई N2 और इसके लिए हो जाएगा N1 N2 डिवाइडेड बाई N1. ठीक है, तो यही तो लिखा है मैंने भी कि जिस स्पीसी का डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है उसका n फैक्टर होता है N1 N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2. ठीक है, अब जैसे देखो कि अगर एक एग्जांपल देखते हैं, अगर हमें H2O2 का n फैक्टर निकालना है, तो ये कन्वर्ट हो रहा है H2O में और हाफ O2 में. ठीक है, तो इसमें पहले रिडक्टिव हाफ सेल लिख लेते हैं और ऑक्सीडेटिव हाफ सेल लिख लेते हैं. ये -1 से -2 और 0 इसमें कन्वर्ट हुआ. तो पहले लिखते हैं एनोडिक हाफ सेल. एनोडिक हाफ सेल लिखने के लिए जो इफेक्टेड एटम है उसको देखना है. ठीक है, बाकी सबको छोड़ देते हैं क्योंकि इफेक्टेड तो यही है ना, तो रिडॉक्स इसी में हुआ होगा. तो इफेक्टेड के लिए O2 माइनस ये कन्वर्ट हो गया O2 0. तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, दूसरे कलर से लिख देते हैं.
ये -1 से 0 कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, बता सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करें? +2 इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया। एक ऑक्सीजन का -1 चार्ज तो दो ऑक्सीजन का -2 चार्ज, तो दो ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। और यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन लिख रहे हैं, ना कि O2। मैंने बोला आपको कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एलिमेंट का डिफाइन करता है। फिर लिख लेते हैं कैथोडिक हाफ सेल। कैथोडिक हाफ सेल में O2 ये कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजन में, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसका -1 है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशन। पहले नंबर ऑफ एटम्स इक्वेट करो, उसके बाद फिर काम करना। ठीक है, तो ये हमेशा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा दिख जाए तो पहले नंबर ऑफ एटम्स आप बैलेंस कर लीजिए, उसके बाद फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करिएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास टोटल चार्ज है -2 विच इज -1 इंटू 2, और राइट हैंड साइड में हमारे पास टोटल चार्ज है -4। एक ऑक्सीजन पे -2 तो दो ऑक्सीजन पे -1। तो यहाँ पे भी हम लोगों को दो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड कर देना चाहिए। राइट, जब हम इसका कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखेंगे ऐड करके दोनों को, तो ये वाला जो O2 जहां से हम लोगों ने उठाया है ना, कहां से उठाया है ये O2? ये H2O2 से उठाया है, तो इसको एज इट इज यही लिख देंगे। ठीक है, दोनों को पहले ऐड कर रहे हैं। राइट, and redox reaction is all about balancing the number of electrons, not balancing the number of atoms। अभी तक हम लोग number of atoms balance कर रहे थे। okay, so there is a difference कि chemical reaction और nuclear reaction में क्या difference है। chemical reaction में electrons react करते हैं। ठीक है, that's why we are equating the number of electrons। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ से बनेगा हमारे पास इक्वेशन 2H2O2 giving 2H2O plus O। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को लिखने के लिए हमने कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया है? हाँ, बहुत बढ़िया, दो किया है। तो अब अगर इसका n फैक्टर डिफाइन करने जाएं तो कर सकते हैं आराम से। दैट इज 2/2, 2/2 एंड 2/1। तो n फैक्टर H2O2 का कितना आ गया? 1। ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा करने के बजाय हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे। वी जस्ट नीड टू नो कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन एनोडिक हाफ सेल एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन कैथोडिक हाफ सेल। उससे आप 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2+2 कर लोगे, तो वहां से आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज आ जाएगा विच इज n फैक्टर। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 करके देखो, 2 बाद में करना, पहले 3 करो।
वेरी गुड गोविंदा, बिल्कुल सही है आपका। मैं शेयर कर देता हूँ रिजल्ट। सो हाँ, डी आना चाहिए। आई थिंक कुछ लोगों का ए आ रहा है, कुछ बी आ रहा है, कुछ सी आ रहा है। चलो डिस्कस कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। सो H3PO2 डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है इनटू PH3 एंड H3PO3। तो हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं। H3PO2 is converting to PH3 plus H3PO3। इंडिविजुअल इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। H3PO2 में फॉस्फोरस का क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? +1। यहाँ पे PH3 में फॉस्फोरस का -3। यहाँ पे फॉस्फोरस का, ठीक है। तो एक जगह फॉस्फोरस +1 से फॉस्फोरस -3 गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स लगे होंगे। दिस इज कैथोडिक हाफ सेल। फिर एक जगह है फॉस्फोरस +1 से फॉस्फोरस +3 गया, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुए होंगे। सो दिस इज एनोडिक हाफ सेल। अगर एन फैक्टर निकालते हैं हम लोग H3PO2 का, तो वो हो जाएगा N1N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस, ठीक है, विच इज 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस, विच इज 4/3। ठीक है। तब इस बेसिस पे अगर हम लोग इसका इक्विवेलेंट वेट निकालें, तो इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, विच इज ऑप्शन डी, है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, अभी आप लोग हाफ सेल रिएक्शन लिखना बस अभी अभी सीखा है। अभी और डिटेल में जब जाएंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा, हम लोग लिख पाएंगे डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, मैं पोल दे देता हूँ। Yes, Govinda. Neha, you guys are absolutely right. Very good. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल गोविंदा, सही है। तो पहले वाले में हम लोगों ने सबका ऑलमोस्ट निकाल रखा है, सो मोस्टली पीपल आर राइट। सो इसमें जो आंसर होगा आपका वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट 3 का तो हम लोगों के पास आ ही गया आंसर।
4 का निकालिए, 4 का देता हूँ मैं। यस नेहा, गोविंदा, समन्यु, यू गाइस आर एब्सोल्युटली राइट। आप लोगों का 4 हो गया है, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 करो। और जिनका 4 चल रहा है वो 4 पे ध्यान दीजिए, 4 वाला करिए सॉल्व। हाँ हाँ सही है, सही है रितम। नेहा आपका भी सही है, वेरी गुड। यस गोविंदा, वेरी गुड नेहा, तो बहुत दूर तक पहुंच गए। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम लोग ये करें, विच कंपाउंड ट्रांजिशन एलिमेंट। तो मोस्टली पीपल आर राइट, आई विल शेयर द रिजल्ट्स। तो यहाँ से आप लोग देखोगे तो जो 5th में है, ये पूछ रहे हैं कि ट्रांजिशन मेटल हैज जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जैसे क्रोमियम का यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन स्टेट है, फिर आयरन का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल इन चार्ज, तो आयरन भी वहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। क्वेश्चन नंबर 5 करिए। बिल्कुल बिल्कुल, गोविंद सही है। हाँ रितम, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यस रितम। So I'm ending the poll. I'll share the results. Mostly आप लोग सही हो, क्वेश्चन नंबर 5 का सी होगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 में करें, कंसिडर द फॉलोइंग। इसमें आपको बस ये देखना है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जैसे कार्बन +3 से कार्बन +4 में जा रहा है, सल्फर +6 से सल्फर +4 में जा रहा है, मैंगनीज +7 से मैंगनीज +7 में जा रहा है। इसमें कोई ऑक्सीडेशन या मैंगनीज MnO4 2 माइनस और MnO4, अच्छा MnO4 प्लस है, ओके। सो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। तो यहाँ दो जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है, 1 और 3 में, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 का क्या आना चाहिए। 6 का आई गेस नेहा ने कर लिया है, रितम ने कर लिया है और गोविंदा ने भी कर लिया है। चैट में ही आंसर कर दो। यस समन्यु, यू आर एब्सोल्युटली राइट।
गोविंदा, आपका क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर आया था? गोविंदा, नहीं नहीं, you do have to check your question, check your answer. क्लोरीन के बारे में पूछा जा रहा है, Cl2 के बारे में पूछा जा रहा है ना, तो हाउ कैन यू से कि नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन? हाँ, सी आएगा ना, हाँ एग्जैक्टली, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी आएगा, वेरी गुड। तो क्लोरीन यहाँ पे जो है वो डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर रहा है। okay. इसका एन फैक्टर निकाल सकते हैं क्या? एन फैक्टर निकाल के बताओ तो क्लोरीन का यहाँ पे। हाँ, जिसका डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है उसका निकालना। डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है ना क्लोरीन का, Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है और एक Cl प्लस 5 में कन्वर्ट हो रहा है। देखता हूँ। नहीं, ये तो नहीं आएगा। फ्रैक्शन में देखो कुछ गड़बड़ किया है, अब उल्टा ले लिया क्या? N1 N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 है। नहीं नहीं, आप लोग जो है वो नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस नहीं कर रहे हो। नंबर ऑफ एटम्स भी बैलेंस करो, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज देखना। अच्छा चलो, चलो देखते हैं। सो Cl2 Cl2 कन्वर्ट हो रहा है Cl माइनस और ClO3 माइनस में। यस समन, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो 20/12 आएगा, ठीक है। सो देख देख लेते हैं। Cl2 converting to Cl minus, this is anodic half cell। पहले नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करते हैं, तो यहाँ से आ गया 282। हाँ नहीं नहीं, अच्छा इक्विवेलेंट वेट लिखा है, फिर ठीक है। मैं एन फैक्टर पूछ रहा था। एनीवे, सो Cl2, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सही है, मतलब एन फैक्टर सही आ गया, दैट्स फाइन। ठीक है, ये आ गया। तो क्लोरीन से अगर 0 से ये +5 आ रहा है, ठीक है। तो पहले तो नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करते हैं, इसमें नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस कर लिया। तो देखो यहाँ पे टोटल चार्ज 0 है और यहाँ टोटल चार्ज है +10, क्योंकि एक क्लोरीन पे +5 तो दो क्लोरीन पे +10, तो यहाँ पे +10 इलेक्ट्रॉन। सो नाउ वी नो कि हमारा एन फैक्टर क्या होगा। हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, वी हैव नोन N1 एंड N2, so that is N1 N2 divided by N1 plus N2, which is 20/12 or 5/13।
3। किन्हीं को डाउट है तो बताओ। नहीं है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Someone, you think about the concept which you are applying and why you are doing so. Yes, Neha, you're absolutely right. Very good. Yes, Govinda, you are also right. बहुत बढ़िया। सो गोविंदा, कैन यू एक्सप्लेन कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्लोरीन ही क्यों ऐसा कर सकता है डिस्प्रोपोर्शनेशन? अच्छा, नेहा? अच्छा, ओके, चलो फिर ठीक है। मैं बताता हूँ क्या है इसमें। अगर कुछ और आ जाता तो मान लो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते तो फिर क्या करते? देखो, डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होना चाहिए, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और रिडक्शन भी होना चाहिए, राइट? मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? है ना? तो अब यहाँ पे चेक करते हैं कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। क्लोरीन का 0 है, मैंगनीज का +7 है, नाइट्रोजन का +5 है और क्लोरीन का +7 है। आप ये देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि मैंगनीज, नाइट्रोजन और क्लोरीन ये सब अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे हैं। इसका ये मतलब है कि दे कैन नॉट गो फर्दर ऑक्सीडेशन, और उनका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, राइट? बोलो, राइट? तो इसका मतलब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन में पार्ट नहीं ले सकते, राइट? तो इसका ये मतलब है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन होने के लिए कंडीशन है कि द एलिमेंट विच विल शो डिस्प्रोपोर्शनेशन विच इट विल बी इन द मिडल ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, बीच में होगा कहीं अपने ऑक्सीडेशन स्टेट के, तभी वो जाकर के ऑक्सीडेशन भी शो कर पाएगा और तभी वो जाकर के रिडक्शन भी शो कर पाएगा। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8 इज मल्टीपल चॉइस, इसलिए रेड मार्क किया हुआ है, सो चेकआउट की क्या होना चाहिए, और क्वेश्चन नंबर 9 आपका जो है वो मैच द कॉलम है। नेक्स्ट